Hello, good evening. I welcome you all. I am Dhananjay Kumar Chaturvedi, lecturer in English at Kushinagar. During this pandemic of COVID-19, we are taking our classes through this online medium, and through this medium, I am going to focus on clause. What is clause? A group of words that includes a subject and a verb and forms a sentence or a part of sentence. It means that there are two things. Clause is a part of sentence and it is a clause which is a sentence. It means every sentence is a clause, but every clause is not a sentence. I would like to switch over to Hindi and explain it in Hindi. शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है और जो सेंटेंस का निर्माण करता है या सेंटेंस का पार्ट होता है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सेंटेंस का निर्माण करता है और सेंटेंस का पार्ट होता है। मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक सेंटेंस एक क्लाज होता है, लेकिन प्रत्येक क्लाज एक सेंटेंस नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य यह है कि क्लाज के दो भाग होते हैं, यानी दो प्रकार के क्लाज होते हैं। पहला मेन क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज और डिपेंडेंट क्लाज। आई वुड कम टू द पॉइंट काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज। मेन क्लाज जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि यह सेंटेंस ही होता है। जैसे आई नो इट, यह एक सेंटेंस है और साथ ही साथ यह एक क्लाज है। बट अगर हम ऐसा कहते हैं कि आई नो इट दैट यू आर ए थीफ, मैं जानता हूँ कि तुम चोर हो। आई नो इट, यहाँ आई नो यह मेन क्लाज है। दैट यू आर ए थीफ, कि तुम चोर हो, यह सबऑर्डिनेट क्लाज है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्लाज का जो ब्रॉड डिवीज़न है वह दो है। पहला मेन क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। हम सबऑर्डिनेट क्लास पर फोकस करना है हमको, क्योंकि मेन क्लास मैंने बताया कि प्रत्येक सेंटेंस मेन क्लास होता है। इससे भली भांति सभी लोग परिचित हैं, इसलिए मैं इसके दूसरे हिस्से पर फोकस करता हूं। और उस फोकस करने के क्रम में हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास कौन कौन से हैं। उसमें पहला है नाउन क्लास, दूसरा है एडजेक्टिव क्लास और तीसरा एडवर्ब क्लास। बारी बारी से हम इन पर अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नाउन क्लास क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका सेंटेंस में क्या रोल है। इस वीडियो सेशन में हम केवल नाउन क्लास पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा दूसरा वीडियो सेशन होगा उसमें हम बाकी अन्य क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि नाउन क्लास क्या होता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ यह जो हमको जानना है कि नाउन क्लास इज ए सबऑर्डिनेट क्लास which does the work of a noun in a complex sentence. Since a noun class does the work of a noun in a complex sentence, it can be the subject of a verb, the object of a verb, the object of the preposition in opposition to a noun or pronoun, the complement of a verb of incomplete predication. शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन की तरह काम करे। और क्लास का ऊपर डिफिनेशन बताते समय मैंने बताया आपको कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा अपने अर्थ के लिए मेन क्लास पर आधारित होता है, आश्रित होता है। तो नाउन क्लास नाउन की तरह काम करता है। तो क्लास आप पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप नाउन के बारे में आपसे अपेक्षा है कि नाउन क्या होता है, नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन कितने तरीके से काम करता है, आप परिचित हैं। नहीं भी हैं तो आप यहाँ परिचित हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और जो अपने मेन क्लास पर आश्रित होता है और नाउन की तरह काम करता है। तो जैसा कि हमने बताया कि नाउन
5 प्रकार से काम करता है। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इन ए पोजिशन टू ए नाउन या प्रोनाउन, द कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। उसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी इन 5 रूपों में काम करता है और हम बारी बारी से सबके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो चीज़ है वह है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कैसे हो सकता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, कि यह क्लास किस रूप में काम करता है, और इस पर बहुत सारे इसके बेस पे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या है? किसी भी सेंटेंस में 2 ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फिर उसमें अलग अलग डिवीजन करते हैं तो बहुत सारे उसके भाग निकल के आते हैं। तो क्या किसी सेंटेंस में हम कैसे जान पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है? उसके लिए हम उस सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं हु और व्हाट। तो आइए हम देखते हैं इस सेंटेंस में कैसे हम देख पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे पहला सेंटेंस है कि व्हेन आई शैल रिटर्न इज़ अनसर्टेन। यहाँ इन मिस्टेक्स से टाइप हो गया है, यहाँ इज होना चाहिए। व्हेन आई शैल रिटर्न इज़ अनसर्टेन। सपोज आई क्वेश्चन व्हाट इज़ अनसर्टेन, क्या अनिश्चित है? तो व्हाट के इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा कि व्हेन आई शैल रिटर्न, कि जब मैं लौटूंगा। व्हेन कब मैं लौटूंगा, व्हेन आई शैल रिटर्न, कि कब मैं लौटूंगा, यह बात अनिश्चित है। अगर फिर से आप रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को, व्हाट इज अनसर्टेन, कि क्या अनिश्चित है, तो इसका आंसर निकल के आएगा कि व्हेन आई शैल रिटर्न। राइट? तो यह पूरा का पूरा जो ग्रुप है व्हेन आई शैल रिटर्न, कि कब मैं लौटूंगा, यह इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। चूँकि यह व्हेन आई शैल रिटर्न, अगर इतना ही कह के हम बात को ख़त्म कर दें, सेंटेंस को फिनिश कर देते हैं, तो यह अपूर्ण अर्थ देने वाला होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि जब मैं लौटूंगा, व्हेन आई शैल रिटर्न, जब मैं लौटूंगा। तो जब मैं लौटूंगा क्या, इसके आगे कोई बात क्लियर हो नहीं रही है, यानी यह अपूर्ण अर्थ दे रहा है। लेकिन इसका जो आश्रय है वह है इज अनसर्टेन, वह अनिश्चित है। इस प्रकार इस वाक्य में इज का जो सब्जेक्ट है वह है व्हेन आई शैल रिटर्न। नेक्स्ट वाक्य है व्हाई ही लेफ्ट इज ए मिस्ट्री। इसमें भी अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज मिस्ट्री, कि मिस्ट्री क्या है, तो मिस्ट्री ये है कि रहस्य बना हुआ है कि व्हाई ही लेफ्ट, कि वह क्यों छोड़ गया, वह क्यों चला गया या छोड़ गया, इज ए मिस्ट्री। तो व्हाट इज ए मिस्ट्री, तो व्हाई ही लेफ्ट, वह क्यों चला गया। जो इतना वाक्य है यह हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी यह नाउन क्लॉज है और यह इज का सब्जेक्ट है। अगर इतना ही कहा जाए कि व्हाई ही लेफ्ट, वह क्यों चला गया, व्हाई ही लेफ्ट, वह क्यों चला गया। अब इसके आगे कुछ अपूर्ण अर्थ है या क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कहा इज ए मिस्ट्री, यह एक रहस्य है। अब अगला सेंटेंस है कि वेदर वी कैन स्टार्ट टुमारो seems uncertain. What does seem uncertain? What seems uncertain? कि क्या अनिश्चित प्रतीत होता है। अनिश्चित प्रतीत क्या होता है, अनिश्चितता क्या है किस बात की, कि वेदर वी कैन स्टार्ट टुमारो सीम्स स्टार्ट है। यहाँ सीम्स वर्ब है और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह है वेदर वी कैन स्टार्ट टुमारो। यह पूरा ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यह पूरा ग्रुप ऑफ सेंटेंस सिम्स को मॉडिफाई कर रहा है या सिम्स का सब्जेक्ट है। अगला है कि हाउ कुड ही असिस्ट हिज फ्रेंड
was his chief concern? What was his chief concern? How could he assist his friend? यह उसका चीफ कंसर्न है। इसमें वाज है तो वाज यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है और इस लिंकिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह है हाउ कुड ही असिस्ट हिज फ्रेंड। अगला सेंटेंस है व्हाट ही सेड वाज ट्रू। व्हाट वाज ट्रू, क्या सत्य था? व्हाट ही सेड, यहाँ भी ट्रू नाउन है और वाज यहाँ लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्यों लिंकिंग वर्ब क्यों लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है? क्योंकि यह दोनों को आपस में लिंक कर रहा है। व्हाट ही सेड को और ट्रू को आपस में लिंक कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट वाज ट्रू, तो कहा कि व्हाट ही सेड, उसने जो कहा। तो उसने जो कहा यह शब्दों का समूह है, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है, लेकिन इसका अपूर्ण अर्थ है। फिर भी यह सबऑर्डिनेट क्लॉज है और यह सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यह नाउन क्लॉज है। अगला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो सभी लोग परिचित हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। उसी प्रकार जितनी भी क्रियाएं हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, उनका एक ऑब्जेक्ट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन काम कर रहा है यहाँ पर वह नाउन क्लॉज है। अब देखते हैं इस वाक्य में कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि व्हेन आई शैल रिटर्न। मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानता? व्हेन आई शैल रिटर्न। अब आई डोंट नो अगर इतना कह के चुप हो जाए तो यह कह रहा है कि मैं नहीं जानता। ठीक है, तो यह मेन क्लॉज हुआ। लेकिन मैं क्या नहीं जानता, तो कहा व्हेन आई शैल रिटर्न। तो इस नो का प्रभाव व्हेन आई शैल रिटर्न पर पड़ रहा है, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नो ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है व्हेन आई शैल रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही सेज, वह कहता है दैट ही वोंट गो। अब दैट ही वोंट गो कि वह नहीं जाएगा, वह कहता है। तो पूछा कि व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है? तो वो कहता है दैट ही वोंट से। तो यहाँ सेज का जो ऑब्जेक्ट है वह पूरा का पूरा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ही वोंट गो, यह पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगला सेंटेंस है कि टेल मी, मुझे बताओ। क्या बताओ? तो व्हाई यू डिड दिस, कि तुमने इसको क्यों किया। तो टेल मी, मुझे बताओ। तो यहाँ टेल है। टेल चूँकि हम जानते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि टेल के बाद मी, तो इसका ऑब्जेक्ट है ही है, तो व्हाई यू डिड दिस, यह कैसे ऑब्जेक्ट होगा? तो इसमें है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसके बाद व्हाई यू डिड दिस यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कहा कि टेल मी, मुझे बताओ। अगर इतना कह के कोई चुप हो जाता है तो प्रश्न उठता कि क्या बताओ भाई। तो इसका उत्तर है कि व्हाई यू डिड दिस, कि तुमने इसको क्यों किया। अगला है वाक्य की नो वन नोज हु ही इज, कि कोई नहीं जानता। नो वन, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि हु ही इज, कि हु इज ही इज, कि वह कौन है, इसको कोई नहीं जानता। तो यहाँ नोज जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है कि हु ही इज। प्रश्न उठता है कि कौन नहीं जानता, कौन क्या नहीं जानता। व्हाट डज एनीबॉडी नोज, कौन क्या नहीं जानता। तो कहा कि हु ही इज, कि वह कौन है। अगला है आई अर्न व्हाट एवर आई कैन, कि मैं कमाता हूँ या मैं जीविका का साधन अर्न करता हूँ। तो आई अर्न, तो क्या अर्न करता हूँ?
व्हाट एवर आई कैन, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो व्हाट एवर आई कैन इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है यह अर्न को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात यह अर्न का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ नाउन क्लास किस रूप में काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से हम सभी भली भांति अवगत हैं कि यह रिलेशन बताता है नाउन अथवा प्रोनाउन का, कि क्या रिलेशन है। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में कि देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। मीनिंग यहाँ नाउन है, अर्थ, और मीनिंग किस में नहीं है, तो व्हाट यू से, जो तुम कहते हो। तो जो तुम कहते हो यह है नाउन क्लास। चूँकि यह नाउन क्लास एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन अथवा प्रोनाउन होता है वह हमेशा एक्यूजेटिव अथवा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसलिए यहाँ दो नाउन व्हाट यू से और मीनिंग, इन दोनों के बीच में इन है और यह ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन है। क्लियर। दूसरा सेंटेंस, पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। कि पे केयरफुल अटेंशन, केयरफुल अटेंशन किसको देना है, किसको ध्यानपूर्वक अटेंड करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो व्हाट आई एम गोइंग टू से यह ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन टू का। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज़ डन, सभी कुछ निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, हाउ इट इज़ डन, कि यह कैसे किया जाता है। तो यह कैसे किया जाता है इस बात पर ऑल डिपेंड्स, सब कुछ निर्भर करता है। यानी ऑल और हाउ इट इज़ डन, इन दोनों के बीच में ऑन एक सेतु का काम कर रहा है। यानी ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है कि हाउ इट इज़ डन, यह पूरा पार्ट। अगला है देयर वर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट दैट डे वॉज टू हॉट। कहा कि देयर वर नो कंप्लेंट्स, वहाँ कोई भी शिकायत नहीं थी, एक्सेप्ट सिवाय दैट डे वॉज टू हॉट, कि दिन बहुत गर्म था, आवश्यकता से अधिक गर्म था। तो यहाँ एक्सेप्ट प्रीपोजिशन है और उस प्रीपोजिशन का जो रिलेशन है वह दैट डे वॉज टू हॉट इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ है। क्योंकि यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए यह नाउन क्लास होगा। अगला है इन ए पोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन। अब एपोजिशन को एक्सप्लेन करने के पहले आप सभी अवगत हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि नाउन अथवा प्रोनाउन का एपोजिशन कैसे होता है। जैसे एपोजिशन का तात्पर्य है कि टू पुट साइड बाय साइड, एंड एपोजिशन इज यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर टू ऐड extra information about noun or pronoun. For example, I would like to quote any sentence. Kalidas, a great writer, was born in India. Kalidas, a great writer. Here, a great writer is in a position, and it is providing extra information about Kalidas. This is called case in apposition. Here in noun class, I would like to quote how does it work. First sentence, your statement that you found the money in the street will not be believed. यहाँ पर ही की जगह बी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है कि योर स्टेटमेंट,
अगर जितना अंडरलाइन पार्ट है उसको हम हटा देते हैं और केवल इतना कहते हैं कि योर स्टेटमेंट विल नॉट बी बिलीव्ड, आपका जो कथन है वह विश्वास नहीं किया जाएगा। तो कहा कि क्या है स्टेटमेंट आपका, तो कहा कि दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट, कि आपने जो पैसा है वह गली में पाया। तो आपने जो पैसा है गली में पाया, यह किसके, यह कथन है। यानी कथन और आपने जो पैसा गली में पाया, तो यह कथन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यानी कथन को यह परिभाषित कर रहा है, यानी कथन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसलिए कथन यानी स्टेटमेंट के जस्ट बाद इसको रखा गया है, ताकि स्टेटमेंट को यह बातें और क्लियर कर दिया जाए कि स्टेटमेंट आखिर था क्या। दूसरा वाक्य है कि इट इज़ फियर दैट ही विल नॉट कम। अब इसमें से क्या है कि दैट ही विल नॉट कम, कि वह नहीं आएगा, इस बात का भय है। तो भय किस बात का है, इट इज़ फियर, जो वहाँ इट है प्रोनाउन, यही तो है डर, इट इज़ फियर। तो यहाँ इट के इक्विवेलेंट क्या आया, दैट ही विल नॉट कम। यह इट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी इसके बाद बगल में रखा गया है, एपोजिशन में है, इसलिए इसको केस इन एपोजिशन कहा जाएगा। और चूंकि यह क्लास के रूप में है और नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लास है। अगला है इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट यू वर absent। अब दैट यू वर absent वॉज अनफॉर्चुनेट। अब यहाँ इट जो है वह इसके इक्विवेलेंट है दैट यू वर absent, कि तुम अनुपस्थित थे। तो दैट यू वर absent इट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यह केस इन पोजीशन के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस। यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस, आपको यह नहीं भूलना चाहिए, अवश्य नहीं भूलना चाहिए, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब आपको क्या नहीं भूलना चाहिए, पहले सेंटेंस में तो कहा कि यू मस्ट नेवर फॉरगेट दिस, आपको नहीं भूलना चाहिए, यह मेन क्लास हो गया, यह प्रिंसिपल क्लास हो गया। लेकिन दिस कहा कि क्या, कौन सा दिस, दिस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इस बात को। तो यहाँ दिस के बारे में यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेक्स्ट पार्ट है नाउन क्लास का, वह यह है कि यह नाउन क्लास कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, कि यह इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में बताता है। जैसा कि हम पहले भी हम लोग इस बात से अवगत होंगे कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होता क्या है। जैसे कहा कि इट सिम्स, इट इज़, इट ग्रो, इस तरह के जो वर्ब आते हैं, ऐसे वर्ब के बाद कोई न कोई प्रेडिकेट आना चाहिए, नहीं तो वह अपूर्ण अर्थ प्रदान करेगा और वह वाक्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार यहाँ भी है कि हर कंस्टेंट प्रेयर वॉच। अब उसका जो प्रेयर था वह क्या था, दैट द चाइल्ड माइट लिव, कि वह बच्चा जीवित रहे। तो यहाँ वॉच जो है मैंने बताया कि वर्ब टू बी है, और उसके बाद यह कंप्लीमेंट के रूप में आया है दैट द चाइल्ड माइट लिव, यह इस बात को कंप्लीट कर रहा है। इसलिए यहाँ पर नाउन क्लास कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के रूप में काम कर रहा है। हिज ग्रेट फियर, यहाँ ग्रेट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, GREAT। हिज ग्रेट फियर इज़ दैट ही में फेल, उसका सबसे अधिक जो डर था वो किस बात का था, दैट ही में फेल, कि वह हो सकता है कि फेल हो जाए। तो हिज ग्रेट फियर इज़, अगर इतना कह के कोई चुप हो जाता है तो उत्कंठा होगी मन में कि क्या है वह फियर, तो वह फियर है दैट ही में फेल। तो दैट ही में फेल इज़ को
कंप्लीट कर रहा है, कि उसका सबसे जो अधिक डर है वह है कि कहीं वह फेल ना हो, कहीं फेल हो ना हो जाए या फेल हो सकता है। माई विश इज़ दैट आई मे प्लीज़ यू। माई विश इज़ दैट, व्हाट इज़ माई विश। अब इतना ही कह के कोई चुप हो जाए कि माई विश इज़, मेरी इच्छा है। तो भैया क्या इच्छा है आपकी? तो कहा कि दैट आई में प्लीज़ यू, कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। तो कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, यह इज को कंप्लीमेंट, इज के बाद कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, तभी वाक्य जाके पूर्ण होगा। अगला सेंटेंस है दिस इज वेयर आई लिव। यह दिस इज द प्लेस होना चाहिए, प्लेस यहाँ मिस्टेक से छूट गया है। दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव। कहा कि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, यह वाक्य गलत हो जाएगा। दिस इज़ वेयर आई लिव, यहाँ दिस प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, और वेयर आई लिव यह कह रहा है कि इज को कंप्लीट कर रहा है, कि दिस इज, यह है जहाँ मैं रहता हूँ। किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है। अगर मैं जैसा पहले वाक्य बोला था कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव, तो वह नाउन क्लास नहीं होता, बल्कि वह एडजेक्टिव क्लास हो जाता। आगे हम एडजेक्टिव क्लास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यह वाक्य सही है कि दिस इज़ वेयर आई लिव, यह वह है जहाँ मैं रहता हूँ। तो यहाँ इज को कंप्लीमेंट के रूप में वेयर आई लिव ये पूरा कर रहा है, इसलिए इज का कंप्लीमेंट है। अब इस प्रकार हम देखें कि नाउन क्लास पूर्ण हुआ। जो मेरा अगला सेशन होगा वह एडजेक्टिव क्लास पे होगा, और तब तक के लिए मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और गूगल्स पे, यूट्यूब चैनल से अपनी जानकारी इकट्ठा करें, अच्छी किताबें पढ़ें।